नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान की अपनी पहली ऑनलाइन क्लास है। अपना इसका विषय रहेगा केंद्र सरकार। तो इस केंद्र सरकार को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो ये मैंने मैटर बनाया है इसको भी आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इस मैटर को पूरा का पूरा अपने नोट्स के रूप में लिखना है। अब अपन सबसे पहले सरकार की परिभाषा देखेंगे। सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होती है जो राज्यों व राष्ट्र में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। ये निश्चित काल क्या होता है कि एक निश्चित समय होता है। भारत में सरकार चुनने के निश्चित समय कितने हैं? 5 वर्ष के लिए एक सरकार को चुना जाता है। और निश्चित पद्धति का मतलब अपने संविधान के अनुसार, जो संविधान के कानूनों के अनुसार ही शासन करने का कार्य सरकार करती है। अब हम देखेंगे सरकार के अंग। सरकार के कुल 3 अंग होते हैं। सबसे पहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानूनों को बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को लागू करना तथा न्यायपालिका का कार्य होता है कानूनों की रक्षा करना। जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसकी न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करने का कार्य करती है। सबसे पहले लेते हैं हम व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तरों पर होता है। सबसे पहले संघीय व्यवस्थापिका का मतलब अपने देश की व्यवस्थापिका, और राज्य व्यवस्थापिका का मतलब होता है राज्य की व्यवस्थापिका। भारतीय संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 यानी 79 में किया गया है। संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसके 3 अंग होंगे। ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 79 अनुच्छेद में। अब संसद का मतलब क्या होता है? संसद का मतलब होता है जहाँ देश के कानून बनते हैं, वहाँ कहाँ बनते हैं? संसद में देश के कानून बनते हैं। अब संसद के कितने अंग हैं? कि संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। जो हमने सरकार का दूसरा अंग देखा, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और लोकसभा निम्न सदन के नाम से या प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन के नाम से भी जानी जाती है। फिर राज्यसभा उच्च सदन, द्वितीय सदन और स्थायी सदन और अलोकप्रिय सदन के नाम से भी जानी जाती है। अब प्रथम है राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका का प्रधान होता है। हम राष्ट्रपति को आगे कार्यपालिका में विस्तृत से पढ़ेंगे। अब अपना पहला रहेगा कि लोकसभा की रचना और संगठन। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सदस्यीय संख्या। लोकसभा में कितनी सदस्यीय संख्या हो सकती है? अधिकतम सदस्यीय संख्या इसमें 552 हो सकती है। लेकिन अगर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो लोकसभा की सदस्यीय संख्या 545 है। अधिकतम अगर 552 सदस्यीय संख्या हो सकती है तो 530 सदस्यीय राज्यों से निर्वाचित क्षेत्रों से और 20 सदस्यीय संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। यानी 530 सदस्यीय राज्यों से निर्वाचित किए जाते हैं और 20 सदस्यीय संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। संघीय क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं। और 2 सदस्यीय एंग्लो इंडियन यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? एंग्लो इंडियन का मतलब होता है यूरोपीय मूल के थे और जिनका जन्म भारत में हुआ और उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली। ऐसे व्यक्तियों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है, जिसके पिता यूरोपीय और माता भारत की मूल थे। उनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे 2 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा का निर्वाचन, दूसरा पॉइंट है लोकसभा का निर्वाचन। प्रत्यक्ष रूप से का मतलब भारत में ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वयस्क नागरिक है, उन सब को इसमें निर्वाचन या मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। अब है योग्यताएं वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, फिर है उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, और 3 नंबर है वह कोई भी लाभ का पद धारण न किए हुए
हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर उसकी उम्र 25 वर्ष और या उससे अधिक हो, फिर वह कोई भी लाभ का पद धारण किए हुआ न हो, ये योग्यता हो, वही व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। फिर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा इसे समय से पहले ही भंग किया जा सकता है। जो अविश्वास प्रस्ताव जो पास कर इसको, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा इसको समय से पूर्व 5 वर्ष से पहले ही भंग किया जा सकता है। तो इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन का मतलब समय से पूर्व कभी भी उसको भंग किया जा सकता है, लेकिन शर्त होगी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से परामर्श करेगा तभी यह भंग हो सकती है। फिर 5 नंबर पॉइंट है अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है कि बैठक। तो लोकसभा की बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, यानी अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। और एक अधिवेशन या एक बैठक के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए, यानी 1 वर्ष में 2 बैठकें होनी अनिवार्य रूप से है। अब है इसके पदाधिकारी। पदाधिकारी का एक अध्यक्ष और दूसरा, उन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और दूसरे को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, और उपाध्यक्ष का पद अभी भी वर्तमान में क्या है? खाली है। फिर अपना दूसरा है राज्यसभा की रचना व संगठन। इसका पहला पॉइंट है सदस्य संख्या। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा की? 250। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। इसमें क्या है, वर्तमान अगर सदस्य संख्या 245 है तो राज्य विधानमंडलों से निर्वाचित कितने सदस्य हैं? 233 सदस्य राज्य विधानमंडलों से निर्वाचित होते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने किया जाता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 12 सदस्य कैसे सदस्य होंगे? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व खेल के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान होता है। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करने का कार्य करता है। अब एक बार सदस्य संख्या वापस देखते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 250। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। और 233 सदस्य राज्य के विधानमंडलों से निर्वाचित होते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य किए जाते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य कैसे होंगे? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। ऐसे ही व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। फिर 2 नंबर है योग्यताएं। योग्यताएं, इसमें लोकसभा और इसकी योग्यता में एक ही अंतर है। लोकसभा का व्यक्ति को अगर कोई भी सदस्य बनना चाहता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, और इसकी 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी सेम योग्यताएं सेम ही है। फिर है कार्यकाल। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। क्योंकि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ये एक कार्यकाल का विशेष ध्यान रखना। पदाधिकारी। पदाधिकारी में सभापति और उप सभापति। सभापति जो होगा राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। और आपको पता होना चाहिए कि देश के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो देश के उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का सभापति होगा। वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हो गए? श्री वेंकैया नायडू। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। हमेशा ध्यान रखना कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा की सभापति का कार्यकाल हमेशा कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। फिर है उपसभापति। उपसभापति जो होते हैं सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को उपसभापति बनाया जाता है, और वह उपसभापति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में उपसभापति कौन है? वर्तमान में उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में उपसभापति है। किसके? राज्यसभा के। फिर है
निर्वाचन। निर्वाचन है इसका एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। यानी संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्र का मतलब मैंने अभी शुरू में आपको क्या बताया, केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका मनोनयन किया जाता है। आज की अपनी क्लास इतनी रहेगी। जय हिंद।